नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 2,26,947, क्योर हो चुके हैं 3,59,859, डेथ हो चुकी है 17,834 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 79,091, क्योर हो चुके हैं 93,154, डेथ हो चुकी है 8,053 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 27,007, क्योर हो चुके हैं 59,992, डेथ हो चुकी है 2,803 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 59,559, क्योर हो चुके हैं 12,528 और डेथ हो चुकी है 683 की। और सिक्किम की बात करें तो एक्टिव केसेस है 48, क्योर हो चुके हैं 53, डेथ हो चुकी है 0 की। और इसी के साथ अगर हम उत्तर बंगाल की बात करें तो विभिन्न जगहों में देखी जा रही है रिपोर्ट जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे में बात करें सिलीगुड़ी नगर निगम की तो कल 35 रिपोर्ट जो है वो सामने आए थे। इसके अलावा अगर मालदा की बात करें तो मालदा में पुरातन मालदा से 13 रिपोर्ट पॉजिटिव आए हुए हैं, जिनमें से पंचायत समिति की सदस्य को भी पॉजिटिव मिला है और उनके पति को भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा ब्लॉक युवा अधिकारी को भी पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही साथ 44 नंबर बटालियन से 3 जवान जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंग्लिश बाजार नगर निगम से कुल 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें से वार्ड नंबर 14 और 26 से 2-2 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 3, 5, 10, 19, 25 और 27 से 1-1 मामले सामने आए हैं। बात कालिया चौक की करें तो कालिया चौक 1 नंबर ब्लॉक 1 से 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ब्लॉक 2 से भी 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और रितुआ ब्लॉक 2 से भी 1 रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि चाइना प्रोडक्ट्स की या फिर चाइना के विभिन्न सामानों की किस तरीके से सफाया हो रही है धीरे धीरे, उसी पर हम आपको एक जानकारी सुनाते हैं। चीन को चौतरफा झटका। मोबाइल के बाद सड़कों से चीन कंपनियों का होगा सफाया। हाईवे प्रोजेक्ट पर लगेगी अब बैन। 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने के बाद भारत चीन को और आर्थिक झटके देने की तैयारी में है। नए घटनाक्रम में अब हिंदुस्तान सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की तैयारी में है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देते हुए कहा कि चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम पार्टनर के रूप में भी काम नहीं करने दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विभिन्न क्षेत्र में चीनी निवेशकों से कोई रिश्ता न रखा जाए। गडकरी ने कहा कि बहुत जल्द एक पॉलिसी लाई जाएगी जिसके आधार पर चाइनीज कंपनियों की एंट्री बंद होगी और भारतीय कंपनियों के लिए नियम आसान बनाए जाएंगे। तो आगे बढ़ते एक बड़ी खबर की और मैं आपको बताना चाहूँगी, धीरे धीरे जो कि है रेलवे बढ़ रहा है, तो आइए आपको इसकी खबर दिखाते हैं। धीरे धीरे भारतीय रेलवे बढ़ रहा है निजीकरण की ओर। देश में 109 जोड़ी रूटों पर दौड़ेंगी 151 निजी यात्री ट्रेनें। पहली बार केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूटों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र का निवेश 30,000 करोड़ रुपए का होगा। पिछले साल IRCTC ने पहली निजी ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। पिछले साल IRCTC ने पहली निजी ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। रेलवे के मुताबिक इस कदम के पीछे भारतीय रेल में रख रखाव की कम लागत, कम ट्रांजिट टाइम के साथ नई तकनीक का विकास करना है और नौकरियों के अवसर बढ़ाना है, बेहतर सुरक्षा और विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी कराना है। आगे बढ़ते हुए हम आपको सिक्किम के गेजिंग की तरफ ले चलना चाहते हैं, जहां पर श्रीजंगा मूर्ति की स्थापना दूसरे चरण पर चल रही है और उसको लेकर के वहां पर कैसी उत्सुकता है वो आप देखिए। बुधबार पश्चिम जिल्लाको देन्ताम समष्टि अन्तर्गत ही गाउँको छायातलामा निर्मित श्रीजंगाको मूर्तिको दोस्रो चरणमा गरिने निर्माणको विषयलाई लिएर क्षेत्रको ही ग्राम पञ्चायत एकाइको सभा कक्षमा एक महत्वपूर्ण सभा सम्पन्न भएको थियो। सभामा भवन तथा आवास विभाग मन्त्री सञ्जित खरेल, सडक एवं पुल विभाग मन्त्री साण्डुप लेप्चा, PHE विभाग मन्त्री भीमहाङ सुब्बा, लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, मुख्यमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार मोहन प्रसाद फुरम्बो, क्षेत्र प्रभारी पूर्णहाङ सुब्बा,
सिक्किम बैंकका अध्यक्ष डीबी गुरुङ, विभागका सचिव, अन्य अधिकारी, ग्राम पञ्चायत लगायत स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा श्रीजंगाको मूर्तिमा दोस्रो चरणको कार्यलाई लिएर गहन विषयमा चर्चा गरिएको थियो भने सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेप्चाले उक्त स्थानलाई एक पर्यटन स्थलको रूपमा हेरे तापनि कतिपय निर्माण कार्यमा लापरवाही रहेकोले अब एसकेएम सरकारले यसलाई नयाँ ढाँचामा ल्याएर थप विकास गर्ने बताएका छन्। सभालाई सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले सम्बोधन गर्दै छायातला निर्माण पूर्व सरकारले लापरवाही तरिकाले गरेको हुँदा यस योजनामा ठूलो लापरवाही भएको जानकारी दिएका छन्। श्रीजंगाको मूर्ति पहिलो सरकारले 150 फुटको बनाउने योजना तयार गर्यो, पछि गएर 36 फुट बनाएर जनतालाई आँखा छल्दै चुनावको समयमा उद्घाटन गर्यो। यो एकदमै लापरवाही भएको तिनले बताएका छन्। अबको कार्यमा कुनै लापरवाही नहुने, जसमा एउटा निर्माण कमिटी अगुवाई तयार गरी यसको थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताएका छन्। उक्त भ्रमण टोलीले यसको थप विकासमाथि चर्चा गर्यो भने देन्तामको गुल्स फुटबल एकाडेमी, इन्टेकको सडक अनि यहाँको होम पहिरो, छागे फल्सको पुल निर्माण कार्यमा पनि आधिकारिक भ्रमण गरेका छन्। यसअघि देन्ताम एसकेएम पार्टी कार्यालयमा क्षेत्रका पार्टी समर्थकहरूसँग प्रभारी सुब्बाले भेट गराई क्षेत्रको विभिन्न मागहरू। तो आगे बढ़ते मैं आपको बताना चाहूँगी, दिलीप घोष पर जो बदसलूकी की गई थी, इन दिनों जो खबरें आ रही थी, उसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया है अलीपुरद्वार में और सिलीगुड़ी में भी। तो आइए आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दिलीप घोष के साथ बदसलूकी के खिलाफ अलीपुरद्वार में भाजपा ने किया पथावरोध। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर बुधवार सुबह कोलकाता में की गई बदसलूकी के खिलाफ आज अलीपुरद्वार जिले में भाजपा समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी नीमती मोड़ इलाके में आज भाजपा की 9 नंबर मंडल कमेटी के सदस्यों ने पथावरोध कर यातायात ठप कर, दूसरी ओर भाजपा के 7 नंबर मंडल के सदस्यों ने जिले के हैमिल्टनगंज इलाके में सड़क अवरोध किया। वहीं अलीपुरद्वार शहर के कोटमोड़ इलाके में भी भाजपा समर्थकों ने अवरोध किया। ये सभी घटना की जांच करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा नेता ने कहा कि आज सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की गई। आज के हमारे माननीय राज्य सभापति माननीय दिलीप घोष जी নিউটাউন কলকাতাতে নিজের একটা পার্টি কার্যক্রমে গিয়েছিলেন। হঠাৎ টিএমসির কিছু গুন্ডা বাহিনী আইসে গাড়িটাকে ভাঙচুর করা হইল। আমরা চাচ্ছি যে এইরকম গণতান্ত্রিক দেশে কেন মানে কোনো অন্য পার্টিকে, অন্য দলকে মানে কোনো ভর্তি দিবে না, কোনো সভা করতে দেবে না, কোনো জায়গায় যেতে দেবে না। এটা তার জন্য আমরা আজকে পুরা পশ্চিমবঙ্গে 3 থেকে 4টা অবধি একটা পথ অবরোধ করছি। আর পুলিশকে একটা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আমরা একটা প্রশ্ন চিহ্ন।
और आगे बढ़ते हुए हम इस प्रकार विभिन्न जगहों की स्थिति दिखा रहे हैं। मिरिक की स्थिति हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि शिवराज मंत्रिमंडल की यह पहली स्थापना विस्तार जो है वो चल रही है, तो स्थिति हम आपको सुनाते हैं। शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ पहला विस्तार। राजभवन में गोपाल भार्गव, यशोधरा राजे समेत 8 विधायक कैबिनेट मंत्री बने। विश्वास और इमरती ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का आज पहला विस्तार हुआ। गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहुलाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, ऐंदल सिंह कसाना और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। विश्वास सारंग, इमरती देवी और प्रभुराम चौधरी राज्य मंत्री की शपथ ले चुके हैं। मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्री शामिल हुए हैं, जिनमें सिंधिया समर्थकों का दबदबा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही हरदीप सिंह डंग ने भी मंत्री पद की शपथ ली। यह सुवासरा से कांग्रेस के विधायक थे और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और ये सिंधिया समर्थक रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं गैंगटॉक की तरफ, जहां पर रोटेटरी क्लब ऑफ गैंगटॉक के नए प्रेसिडेंट बने राजेश सोमानी। तो आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। I am proud to have been given the opportunity to serve as president. ICFA University campus in the presence of Honorable the Health Department thereafter. Milk banks also, which is something very new and a new concept. And Best of luck. Thank you. Then I'll be there too. And now I would request the new president Rajesh Somani to give the acceptance speech and introduce. Dear Rotarians, good evening. First of all, I would like to thank each and every one of you जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके रोटरी की डोर एक साल के लिए मेरे ऊपर सौंप दी है। हम लोगों ने प्रोग्राम इस बार काफी हल्के ढंग से किया ड्यू टू दिस पेंडेमिक। किसी भी स्पॉन्स को नहीं बुलाया, किसी भी गेस्ट को नहीं बुलाया, सिर्फ रोटरियंस है, दैट टू इन गुड नंबर। अच्छा लगा देख के। ज्यादा लंबा स्पीच नहीं दूंगा, थोड़ा सा दूंगा, जरा सुन लीजिएगा, ठीक है। मेरा एम्फोसाइज नॉर्मली क्या रहता है कि अपने इतने वो है क्लब सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, दिस दैट, मेरा एम्फोसाइज जनरली 3 में रहेगा। एक तो अपने को फंड रेजिंग हुआ नहीं है काफी दिनों से, फंड रेजिंग पे अपने को ध्यान देना है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ इसमें स्पेशली ध्यान दीजिएगा, सो दैट अपना हाथ खुल जाए, अपने और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर सके। तो इसमें सभी मेंबर को है कि कम से कम ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, क्लब सर्विस। नॉर्मली कुछ दिनों से देखा गया है, कुछ सालों से देखा गया है कि अपनी क्लब मीटिंग्स वगैरह में हम लोग सिर्फ प्रेशर में रहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट के कि अपने को ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट करना है। तो मैं बोलता हूँ चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने अगर मीटिंग अच्छा करेंगे और मेंबर्स वगैरह को एकदम फ्री माइंड देंगे, खाली सिर्फ ये नहीं कि अपने प्रोजेक्ट डिस्कस करें, तो मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट्स अपने आप ही आ जाएंगे। अपना इस साल का ये रोटरी का वो है, रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी, रोटरी का थीम। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो अपने क्लब के लिए मैं रिवाइव फेलोशिप एक थीम देना चाहता हूँ। To bring the true update in order to install new hope in the heart of masses. When the और
और इसी के साथ हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ने आज SK लाइफ को सम्मानित किया है कोरोना वॉरियर के तहत, और जो कि 2021 के प्रेसिडेंट है शिव शंकर सरकार और वाइस प्रेसिडेंट जो है ज्योतिदेव सरकार, उन दोनों ने आज सम्मानित किया हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश सोमानी को। और इस अवसर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने उन्हें खादा लगाकर उनका भी सम्मान बढ़ाया। आगे बढ़ते हुए हम आपको मिरिक ले चलते हैं, जहां पर दिखाते कि पिछले कई दिनों से जो बाजार बंद थी, पूरे तरीके से लॉकडाउन था बाजारों पर, और उसके बाद वो खुल करके आज क्या स्थिति है मिरिक की, वहां की स्थिति देखिए। 7 दिनको सम्पूर्ण लकडाउनको मियाद सकेपछि मिरिक बजार बिहिबारदेखि सुचारू रूपले सञ्चालन भएको छ। बिहानदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मात्र बजार खुल्ला रहने भएको छ। व्यवसायी कल्याण संगठनले अगावै घोषणा गरे बमोजिम बजार 1 बजेसम्म मात्र खुल्ला रहने भएको छ। संगठनले मानिसहरूलाई स्वास्थ्य विभागको गाइडलाइनलाई अवमान्य नगर्ने, भीडभाड नगर्ने, सामाजिक दूरत्वलाई मानिलिने अनि फेस मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने आह्वान गरिसकेका छन्। बिहिबार मिरिक बजारमा सौदापात गर्ने मानिसहरू देखा परेका थिए भने वाहनहरू पनि निरन्तर सुचारू रहेको देखियो। आजदेखि हाम्रो मिरिक बजार पनि खोलियो, धेरै खुसीको कुरा हो। सबैजना नेगेटिभ आयो, धेरै राम्रो कुरा हो। हाम्रो मिरिक कोरोना फ्री पनि भएछ, त्यो पनि धेरै खुसी कुरा हो। र आजदेखि 1 बजीसम्म बजार खुला रहनेछ। कृपया गरी जसलाई पनि जे पनि सामान चाहिन्छ बिस्तारै आउनुहोस्, किन्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस्, मास्क लाउनुहोस् र हतार चाहिँ नहुनुहोस्, सबैजना एकैतालमा चाहिँ नहुनुहोस्। अब म यो भन्न चाहन्छु कि जसमा कि अब 7 दिन बादमा हाम्रो लकडाउन खोल्यो है, खोलेर गयो, तरै पनि अब हामीले एउटा अब सोसियल डिस्टेन्स राखेर नै यहाँ दोकानदारीहरू गर्दैछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई अझै यो पनि डर छ कि अब फेरि त्यो पोजिटिभ यस्तो अब मान्छेहरूलाई हुन्छ कि भन्ने अब एउटा सोचिरहेको छौँ। त्यही हिसाबले हामीले एउटा अब सोसियल डिस्टेन्स राखेर दोकानदारी हामीले व्यवसाय चलाउँदैछौँ। त्यसले गर्दा सबै महानुभाव सबै मानिसहरूलाई हामी यही भन्न चाहन्छौँ। तपाईहरू बजार निर्धक भएर आउन सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो बजारमा 2टा पोजिटिभ केस आएको थियो, तर अहिले उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट भएकोले गर्दा सिलीगुडीबाट नेगेटिभ भएर आउनुभयो। सबै नै खुसी भयो, यहाँ बजारको सबै मान्छे खुसी छ। त्यसले गर्दा तपाईहरू ग्राहक वर्गहरूलाई चाहिँ यो निवेदन छ हाम्रो दोकानेको उसले कि तपाईहरू चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै मास्क लगाएर सोसियल डिस्टेन्स बनाइराख्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो बहुत ठुलो उयो हो, ग्रिन जोनमा अब हामी आएको छु। त्यसले गर्दा तपाईहरू चाहिँ जति सक्दो हुन्छ आफ्नो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आउनुहोस्, 1 जना 2 जना गरेर दोकानमा पस्नुहोस्, अनि त्यसरी बजारलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित राखौँ हामी सबै मिलेर। 8 दिन बादमा मिरिक बजार खोलेको छ, साथै मिरिक बजार कोरोना मुक्त पनि भएको छ। म सुन्दैछु सायद आज 1 बजीसम्म खुल्ला हुन्छ होला। त्यसै कारण जति पनि हाम्रो सोरुममा आउने कस्टमर हुनुहुन्छ, जसलाई जरुरी छ उहाँहरू मात्र आउनुहोस्, साथै उहाँको साथीहरूलाई चाहिँ बाहिर राख्नुहोस् अनि यसो डिस्टेन्स राखेर आइदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ। साथै मास्क अनिवार्य छ, बिना मास्क स्कुटी दिने छैन। तो जैसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में देख रहे हैं हम कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामपुर में एक रैली निकाली गई। तो आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ DYFI ने निकाली विरोध रैली। DYFI की ओर से उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में पेट्रोल व डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। इस्लामपुर के चौरंगी मोड़ से निकले इस विरोध रैली में काफ़ी संख्या में DYFI समर्थकों ने हिस्सा लिया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए इस्लामपुर बस टर्मिनस पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ DYFI की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। DYFI के उत्तर दिनाजपुर जिला के जिलाध्यक्ष गौतम वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार जिस तरह से डीजल व पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, यह आम जनता के लिए काफ़ी परेशानी पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आज विरोध रैली निकाली है। साथ ही उन्होंने तेल कंपनियों के साथ मिली भगत का केंद्र सरकार द्वारा तेल के दाम लगातार बढ़ाने का आरोप भी लगाया। টানা 21 বার এই 1 মাসের মধ্যে 21 বার নরেন্দ্র মোদীর সরকার পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। আগে যেটা সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল, এখন বকলমে তেল এর সম্পূর্ণ দায় তেল কোম্পানিগুলোর উপর চাপালেও কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের নেতৃত্বে এবং অঙ্গুলি হেলনে এই 1 মাসের মধ্যে 21 বার পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং খুব আশ্চর্যজনকভাবে
যে পেট্রোল এবং অভূতপূর্ব ঘটনা যে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম আজকের দিনে প্রায় সমান সমান এবং দিল্লিতে গত কয়েকদিন আগে ডিজেলের দাম পেট্রোলের দামকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে আমরা মনে করি যে ডিজেলের দাম পেট্রোলের দাম বাড়লে পরে যে মূল্য বৃদ্ধির একটা সাংঘাতিক আশঙ্কা থেকে যায় এবং মূল্য বৃদ্ধি সেইভাবেই ঘটছে। তার প্রতিবাদে আজকে আমরা বাইক না চালিয়ে পায়ে হেঁটে আজকে ইসলামপুর শহরে ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই এর পক্ষ থেকে আমরা এই प्रतिबाद मिছিল করি। अब आपको सीधा लिए चलते हैं रायगंज की तरफ, जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला की हत्या हो गई है और उसी की घर की जो नौकरानी है वो गिरफ्तार हुई है। तो विस्तार से आपको सुनाते हैं। रायगंज में हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार। जहर देकर घर की नौकरानी द्वारा मालकिन की हत्या का है आरोप। जहर खिलाकर एक महिला की हत्या करने के आरोप में उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने की पुलिस से रायगंज के चंडीतला इलाके से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला को दिनहाटा थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2014 में कूच बिहार जिले की दिनहाटा में एक दंपति को जहर खिलाकर हत्या करने का प्रयास किया गया। मंजू साहा नामक एक महिला उस घर में परिचारिका का काम करती थी। विषक्रिया के कारण घर के मालिक सुभाष चक्रवर्ती गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालांकि वे बच गए, लेकिन उनकी पत्नी आरती चक्रवर्ती की मौत हो गई। घटना को लेकर दिनहाटा थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इधर घटना के बाद मंजू साहा वहां से भागकर उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के चंडीतला चली आई और अपना नाम बदलकर यहां रहने लगी। यहां उसने नाम अपना मंजू साहा से पूर्णिमा साहा रख लिया। रायगंज थाने की पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो पुलिस ने आरोपी मंजू साहा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उसने स्वीकार कर ली। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। আমি কোন দিন হাটা চিনি না এখনো, আমি এখানেই থাকি। আপনার নাম কি? আমার নাম সরস্বতী ঘোষ। উনি আমার বোন হয়। কি নাম? ওনার সংসার আলাদা। ওনার নাম কি? মঞ্জু সাহা। হ্যাঁ, আমার সংসার আলাদা, ওর ঘর বাড়ি আলাদা, আমার ঘর বাড়ি। আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? ওটা নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে কেন? পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে, কি যে করছে আমিও সঠিক জানি না। হ্যাঁ, কে করছে? কে ও কি অন্যায় করছে? এর আগে কি এরকম ধরনের ঘটনা ঘটেছিল? না, আমি তো জানি না। ধূপগুড়িতে না, আমি জানি না স্যার। আমি ছিলাম, আমি স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমার স্বামী অসুখ ছিল, আমি স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এখন এনারা বলতেছে তাই শুনতেছি, আমি জানি না স্যার। আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমার চণ্ডীতলা বাড়ি। উনি কোথায় থাকতেন? উনি এখানেই থাকে। আপনার নাম সরস্বতী সাহা? না, ঘোষ। ঘোষ? উনি? ওনার নাম মঞ্জু সাহা। উনি কি বাইরে কাজ করতেন? উনি বাইরে কাজ করতেন। ধূপগুড়িতে? তা জানি না, ধূপগুড়িতে করতেন। দিনহাটা? 2014 সালে দিনহাটাতে একটু মার্ডার হয়েছিল, যেখানে সুবোধ চক্রবর্তী আর আরতি চক্রবর্তী হাজব্যান্ড ওয়াইফ ছিলেন। ওনার বাড়িতে একটু মেড কাজ করতো, ওর নাম ছিল মঞ্জু সাহা। তো ওখানে যে ওনাদের খাদ্য পদার্থ ফুড ছিল, ওখানে পয়জন দিয়ে যে আরতি চক্রবর্তী ছিলেন ও মারা গিয়েছিলেন। और যে সুবোধ চক্রবর্তী ওনার হাজব্যান্ড ছিলেন, অনেক দিন পরে ওনারা হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করে রিকভারি হয়েছিল। তো এই মার্ডার কেস আনডিটেক্টেড ছিল। 2014 সাল পর্যন্ত ওরা কেস भी मतलब শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু পরে ওখানকার আইসি ওকে फिर से जब रिव्यू করলো তো দেখলো কি मंजू साहा এখানে রায়গঞ্জে নাম চেঞ্জ করে এখানেই থাকছে। তাহলে ও আজকেই আমাদের আইসি রায়গঞ্জকে সকালে সকালে জানালো, ছবি পাঠালো আর মঞ্জু সাহা নামে দিয়ে বললো কি এখানে এরকম মহিলা থাকছে, আপনারা দেখুন। সঙ্গে সঙ্গে আমার থানা অফিসার ইনচার্জ একটু বাড়িতে রেড করেছে, যেখানে 2 লোক নাম ছিল, পূর্ণিমা সাহা और सरस्वती घोष, दोनों বোন আছে। ওনাদেরকে থানা নিয়ে আসা হয়েছে। ওনাদেরকে ইন্টারোগেশন করার পরে যে পূর্ণিমা সাহা আছে ও স্বীকৃতি করেছে কি আমার নাম মঞ্জু সাহা আছে, আমি নাম চেঞ্জ করে এখানে থাকছিলাম और আমি ওখানে ওই কেসটা ইনভলভ ছিলাম। एटीएम लूट और चोरी के काफ़ी मामले जो कि है आए दिन सामने आ रहे थे, तो एटीएम की जांच करने के लिए एक फॉरेंसिक टीम भेजी गई, जिन्होंने अच्छे से जांच की कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ। तो आपको दिखाते हैं एक तस्वीर एटीएम से। মধ্যে এই যে
এইখানটা ভাই বলতে ওখানে বড় জানালা লাইট আছে, স্পট লাইট আছে। अब आपको सूखिया पोखरी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अनुमोदन सभा संपन्न हुई है और बुद्ध तामाङ की उपस्थिति में यह सभा संपन्न हुई, तो वहां की स्थिति दिखाते हैं। गोजोमोमो सुखे मानेभञ्ज्याङ समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङको अध्यक्षतामा पार्टीको भातृ संगठन युनाइटेड आशा वर्कर वेलफेयर संगठनको नवगठित सुखे मानेभञ्ज्याङ समष्टि आशाकर्मी संगठनको अनुमोदन सभा सम्पन्न गरियो। सभामा हालै गठित आशा वर्कर वेलफेयर संगठन समष्टि कमिटिलाई समष्टि समिति अध्यक्ष बुद्ध तामाङ, संयुक्त सचिव फुर्बा छिरिङ शेर्पा, समष्टि नारी मोर्चा सभानेत्री अञ्जना डुक्पा, सचिवा सुनिता छेत्री, सुखे खण्ड समिति सचिव प्रणय राणा अनि आइसिडिएस केन्द्र समितिका सदस्य सुधा लामाको उपस्थितिमा अनुमोदन गरियो। नवगठित आशाकर्मी समष्टि कमिटिमा सभानेत्री निमा लमु शेर्पा, उपसभानेत्री सुषमा राई, सचिवा प्रीति मंगर, सहसचिवा प्रमिला लामा, कोषाध्यक्ष शाहिदा तामाङ, सहकोषाध्यक्ष जसु थापा आदि रहेका छन्। नवगठित आशाकर्मी समष्टि कमिटिका पदाधिकारीहरूलाई समष्टि सभापति बुद्ध तामाङले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। र अस्ति 26 तारिकको दिन है हामीले संगठन गठन गरेका थियौं, जुन चाहिँ आज चाहिँ अब आजको दिनमा चाहिँ अनुमोदन गरिएको छ है। सुखे मानेभञ्ज्याङ समष्टि को तर्फबाट है अनुमोदन गरिएको छ र आउँदो दिनहरूमा हामी है समष्टि अन्तर्गत रहेर नै है इमानदारीपूर्वक है हाम्रो समस्याहरूलाई अघि लाने अनि हामीले पनि काम गर्ने चाहिँ अब हामी वाचाइ गर्छौँ भन्छौँ। हामीले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ अब सङ्गठनमा आउनुको अब हाम्रो तात्पर्य नै भनौँ न है, अहिलेसम्म अब आशा कर्मीहरूको चाहिँ स्यालेरी भएको छैन। मेन गरी त हामीले अब ट्रेनिङ है हाम्रो सेकेन्ड फेजको ट्रेनिङ हुन सकेको छैन, यो कोभिड-19 को कारणले नै अब ढिलो भएको पनि हुनसक्छ है। यस विषयहरूलाई चाहिँ अब हामीले सङ्गठन मार्फत नै है माथि अझ अध्यक्षसम्म अब पुऱ्याएर है उहाँले यो विषयहरूलाई चाहिँ अब उहाँले गहन गरेर चाहिँ हामीहरूको अब समस्यालाई चाहिँ अब समाधान गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने हामी चाहिँ अब पूर्ण आशा चाहिँ साँचेका छौँ है। र हाम्रो अस्ति 26 तारिक चाहिँ यहाँनिर एउटा मिटिङ राख्नुभएको थियो है, यो चाहिँ अन्डर डिटेमा प्रधान म्याम बिओए चाहिँ आउनुभएको थियो। उहाँको अध्यक्षता साथै यहाँ हाम्रो बुद्ध तामाङ दाजुको अध्यक्षतामा चाहिँ हामीले एउटा मिटिङ गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 44 जना छ, त्यो अन्डरमा सुखे मानेभञ्ज्याङको अन्डरमा 44 लिएर चाहिँ हामीले एउटा समिति गठन गरेको छौँ। अन्त त्यसमा चाहिँ अब हामीलाई हाम्रो त्यहाँ म्यामहरू आएर अब हाम्रो प्रब्लमहरू सुनिदिनु भयो है, त्यो प्रब्लम अब सल्युसनको तर्फबाट तिर लान्छु भनेर चाहिँ अब उहाँले चाहिँ हामीलाई वाचा गर्नुभएको छ। अन्त त्यो दिन चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एउटा यहाँ बुद्ध दाजुले चाहिँ हामीलाई एउटा अब थ्याङ्क्स गिभिङको साथसाथै अब पिपी किटहरू पनि गर्नुभएको थियो है। त्यसको लागि चाहिँ हामी समस्त अब सुखे मानेभञ्ज्याङ तर्फकोबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। आगे चलते हैं मालदा की तरफ, जहां पर ब्राउन शुगर और नकदी पैसे वह जब्त किए गए हैं और कुछ लोग जो कि है इसमें इन्वॉल्व थे इसमें, तो उन सभी की आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। সব থেকে বলি কারা করছেন আমার জানা নেই, এখনো পর্যন্ত তারা আমার কাছে তাদের কোনো দাবি দাওয়া নিয়ে আসেনি। হঠাৎ দেখুন চিৎকার করছেন, স্লোগান দিচ্ছেন। যদি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলররা করে থাকেন তাহলে আমি বলবো এটা দল বিরোধী কাজ করছেন। আর হঠাৎ আমার বয়স এখনো 25 দিন হলো, হঠাৎ এমন তাদের কি এমন হলো যে তাদের কাউন্সিল চলে যাওয়ার পর শহরে নোংরা উঠছে না যেটা বলে আওয়াজ দিচ্ছেন, এটা সঠিক নয়। তারা দলকে কলঙ্কিত করার জন্য এই কার্যকলাপগুলো করছেন, এটা আমি এর বিরুদ্ধে আমি ধিক্কার জানাই। এবং আপনি কি জানাচ্ছেন? দলকে তো নিশ্চয়ই জানাবো। এটা করছে পৌরসভাকে নয়, পৌরসভার সঙ্গে দলকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে। आगे बढ़ते हुए मंगपू की तरफ ले चलते हैं, जहां पर एक महिला जो कि कोरोना संक्रमित
उनमें कुछ सिम्टम्स थे, लेकिन उसके बाद जब वो त्रिवेणी में गई और वहां पे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि ये त्रिवेणी में कोविड की फर्स्ट केस थी ऐसा बताया जा रहा है, और क्या रिपोर्ट है फिलहाल वहां की हम आपको दिखाते हैं। मंगपु लाब्दा बोरदाङ बस्ती निवासी 62 वर्षीय महिला कुमारी तामाङलाई ज्वरो, खोकी अनि छाती दुखेको कारण त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा लगिएको थियो। जीटीए क्षेत्रको त्रिवेणी कोभिड अस्पतालका उनी प्रथम बिमारी थिए भने बुधबार राति उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि समग्र गाउँवासीमा हर्षको लहर छाएको छ। उनले अस्पतालबाट जाति भएर आएपछि जीटीए अध्यक्ष अनित थापा अनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य टोलीलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। जीटीए निगरानी समिति मंगपु लाब्दा समष्टिका संयोजक किरण पाखरिङले अहिलेसम्म मंगपुमा बाहिरबाट 600 भन्दा अधिक मानिसहरू आए तापनि यहाँबाट एकजना मात्र कोभिड अस्पतालमा लगिएको थियो भने उनको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएपछि मंगपु लाब्दा समष्टिमा कसैलाई पनि कोरोना पोजिटिभ नभएको बताएका छन्। मंगपुवासीले लापरवाही गर्न थालेको अनि प्राय जसोले मास्क लगाउनु छोडेकोमा दुःख प्रकट गर्दै सम्पूर्ण मंगपुवासी जनताले मास्कको प्रयोग गरिदिने अनि दूरत्वलाई कायम राखिदिने आग्रह गर्दै सिलगढीमा कोरोना संक्रमण दैनिक वृद्धि भएको कारण आवश्यक काम भए मात्र सिलगढी जाने संयोजक किरण पाखरिङले मंगपुवासीलाई अपिल गरेका छन्। हामीले यहाँबाट पठाएकोहरूमा पहिला यो कोभिड यहाँनिर हस्पिटल यो नहुँदाखेरि पहिला हामीले वहाँ दिशान हस्पिटलमा पनि पठाएको थियो, तर दिशान हस्पिटलबाट पनि नेगेटिभ भएर आउनुभयो। त्यस्तै प्रकारले डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पनि 3 जनालाई वहाँनिर एकजना त एडमिट पनि भएको थियो, वहाँनिर राखेर ल्यायौँ। उहाँहरू पनि सबै नै नेगेटिभ नै आयो र अहिले फेरि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई पनि हामीले उहाँ त्रिवेणी हस्पिटलमा लगेर उहाँहरूले लानुभएको थियो हेल्थ डिपार्टमेन्टले, अनि उहाँलाई नेगेटिभ नै उहाँको रिजल्ट आएर स्वास्थ्य पनि राम्रो भएर आज डिस्चार्ज भएर पनि आउनुभएको छ। र अन्य त्यो प्रकारको त्यस्तो बढी त्यस्तो शङ्कास्पद उयो हुने खालको भनौँ लक्षणहरू देखा परेको हाम्रोमा छैन। हामीले जति सक्दो यहाँबाट नै हाम्रा आउनेहरूलाई अगावै एउटा प्रिकसन लिएर आउने, कति त पिपी लगाएरै आउने त्यो प्रकारको पनि भइरहेको छ। अनि वहाँ बस्दाखेरि पनि हामीले जहिलेदेखि उहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई बाहिर ननिक्लिदिने उहाँ पनि है त्यस्तो अवस्थामा। अनि आउँदाखेरि पनि प्लेनमा आउँदाखेरि पनि अन्तमा पस्ने अनि अन्तमै निक्लिने यो प्रकारको उहाँहरूलाई सजेसन। त्यस्तै प्रकारले ट्रेनमा आउँदाखेरि कुनै यताउता नगर्ने, आफ्नो जग्गामा एकदम डिसिप्लिन भएर बसेर आइदिने, त्यो प्रकारको हामीले यहाँबाट नै उहाँहरूलाई जसले हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले यहाँबाट नै भनौँ निर्देश दिइरहेका छौँ। र अहिलेसम्म भनौँ आउनेहरूको तत्परता, हाम्रो यहाँनिर हाम्रा भलिन्टियर भाइहरू, सङ्घ संस्था, गाउँका जति पनि छन् समाजहरूको तत्परता, एउटा सतर्कता, यो सब कुरोले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो एउटा भाग्य भनौँ मङ्पुमा एउटा पनि पोजिटिभ केस आएको छैन। यो हाम्रो एउटा भनौँ एकदमै राम्रो सफलता अहिलेसम्मलाई, आजको दिनसम्मलाई चाहिँ यो एउटा हामी सफलता मान्नुपर्छ। आगे बढ़ते ले चलते आपको दार्जिलिंग की तरफ, जहां पर दार्जिलिंग जिमखाना क्लब के इलेक्शन सितंबर में होने वाले हैं और उसके नॉमिनेशंस किए गए हैं। तो आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दार्जिलिङको एक समयको प्रसिद्ध अनि पुराना दार्जिलिङ जिमखाना क्लबको चुनाव आगामी सेप्टेम्बर महिनामा हुने भएकोले नोमिनेसनको निम्ति फारम वितरण भएको जानकारी दार्जिलिङ जिमखाना क्लबका चेयरम्यान तिलक देवानले दिएका छन्। उक्त नोमिनेसनको निम्ति के कस्तो मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने यस विषयमा पनि चेयरम्यान देवानले जानकारी दिएका छन्। पहिला हाम्रो एउटा संविधानमा चाहिँ तपाईको के थियो भने एभ्री इयर थियो, एभ्री इयर चाहिँ 1 जुलाईमा एउटा नोमिनेसन हामी छोड्छौँ र 10 तारिक भित्रमा चाहिँ उहाँले त्यो नोमिनेसन पेपर सबमिसन गर्नुपर्ने छ र सेप्टेम्बर 30 तारिक चाहिँ एउटा म्याक्सिमम नम्बर्स अफ क्यान्डिडेट भयो भने चाहिँ हामी एउटा इलेक्सन प्रोसेसमा जान्छौँ। होइन भने हाम्रो कमिटीको मेम्बरको जुन चाहिँ उयो छ कोरम छ त्यो चाहिँ 14 मेम्बर्सको एउटा कोरम हुन्छ। त्योभन्दा चाहिँ ज्यादा जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू, एप्लिकेसनहरू आयो भने, नोमिनेसनहरू आयो भने चाहिँ तपाईँको हामी इलेक्सनमा जान्छौँ। र त्यसले गर्दा चाहिँ अब आजदेखि जुन चाहिँ आज 1 तारिक तपाईँ आइदिनु भएछ, राम्रै भयो। यो विषय लिएर तपाईँले एउटा इन्फर्मेसन पाउनु भएको थियो होला। र आज हामीले एउटा नोटिफिकेसन भनौँ या एउटा नोटिस भनौँ, यो हामीले एउटा इस्यु गरेको छौँ। यो चाहिँ के हो भने हामीले जहिले पनि यो एउटा अकर्डिङ टु आर्टिकल 24
ए हजुर भाइ तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ भने यो आर्टिकल यो जुन चाहिँ एउटा हाम्रो जिमखानाको एउटा दार्जिलिङ जिमखाना क्लबको मेमोरेन्डम एन्ड द आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेर 2015मा एउटा जुन चाहिँ एउटा बनिएको छ यो पहिल्यैदेखि हो तर यसलाई हामीले रिन्यू गर्दै अब एउटा यसको कतिवटा उयोहरू हामीले चेन्ज गर्छौँ संविधानहरू त्यसले गर्दा चाहिँ यो 2015मा एउटा बनिएको छ र यसलाई नै हामीले यही संविधानको आधारमै हामीले जति पनि अहिले गर्दैछौँ जिमखानामा जति पनि काम कुरो गर्छौँ यसलाई नै मध्यनजर यसलाई एउटा हाम्रो। और अब हम आपको बताते हैं कि सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 37 इलाके में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एक सीपीएम के वार्ड में उनके सीपीएम के इलाके पर उनके जगह पर टीएमसी एक अवैध तरीके से पार्टी ऑफिस बना रही थी और उसको लेकर के वहां पर वाद प्रतिवाद की स्थिति देखी गई। वहां की वार्ड पार्षदिका का क्या कहना है वो सुनिए। माफ कीजिएगा, वो फुटेज आज हम आप नहीं दिखा पाएंगे और ऐसी स्थिति जो है वो हम आपको बता रहे थे और आगे ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसके लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।